વંદે ગુજરાત। સૌને નમસ્કાર। ધોરણ 3 થી 8ની શિક્ષક આવૃત્તિ આધારિત તાલીમ પૈકી આજે આપણે ધોરણ 5 હિન્દી વિષયની તાલીમ માટે એકત્ર થયા છીએ। આ તાલીમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને આધારે શિક્ષકોએ લેવાની થતી CPD કન્ટિન્યુઅસ પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટના ભાગરૂપે યોજાઈ રહી છે। આજની આ તાલીમમાં મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત ડૉક્ટર પંકજભાઈ મિસ્ત્રી GCRT કે જેઓ હિન્દી વિષયના વિષય કન્વીનર છે, શ્રી અશ્વિનભાઈ પટેલ ડાયટ ઈડર કે જેઓ સહવિષય કન્વીનર છે હિન્દી વિષયમાં, તેમજ ડૉક્ટર સત્યમ પટેલ વડોદ પ્રાથમિક શાળા દહેગામ એ આપણી સાથે જોડાયા છે। શિક્ષક આવૃત્તિ વિશે વાત કરવા માટે હું ડૉક્ટર પંકજભાઈ મિસ્ત્રીને વિનંતી કરું છું। પંકજભાઈ મિસ્ત્રી। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या और शैक्षिक संरचना की अनुशंसा करती है, जिसके मूल में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है। यह नीति विद्यार्थियों को 21वीं सदी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित चुनौतियाँ और सुझावों को आधार बनाते हुए विद्यालयी शिक्षा में निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में सभी स्तरों की पाठ्यचर्या क्षेत्रों को तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF यानी करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के दस्तावेज को मद्देनज़र रखते हुए प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षा प्रक्रिया में बहुत बदलाव किया गया है। इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य विद्यार्थी को उन आवश्यक कौशलों में दक्ष बनाना जिसमें बच्चों की विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करे और उन्हें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करे। मध्य स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आधार पर विकसित बहुआयामी पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं और ऐसी परिवर्तनकारी शिक्षण संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कक्षा नियोजन और विषयों की पढ़ाई के बीच उचित संतुलन बनाने के लिए शिक्षकों की तैयारी भी आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के लिए शिक्षक संदर्शिका, शिक्षक आवृत्ति बनाई गई है और मेहनत किया गया है। पाठ्यक्रम में, पाठ्यपुस्तक में जो भी अभ्यास, स्वाध्याय और गतिविधियाँ दी गई है, उसके अलावा इस शिक्षक संदर्शिका में कई पेडागोजियाँ, कई गतिविधियों अंदर रखी गई है जिसके जरिए शिक्षक अलग से इनोवेटिव शिक्षा प्रक्रिया कर सकता है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा रोचक और पाचक शिक्षा प्रक्रिया को बना सके। इसलिए शिक्षक संदर्शिका में कई अलग अलग नई पेडागोजी जो 21वीं सदी के कौशलों को NCF 2023 को ध्यान में रखते हुए कई नई नई पेडागोजी रखी गई है, जिसका उपयोग करके, जिसकी मदद से विद्यार्थी शिक्षक प्रक्रिया, वर्गखंड प्रक्रिया को ज़्यादा अच्छी तरह से बना सकता है और विद्यार्थी उसमें ज़्यादा सहभागी बन सकता है और अच्छी तरह से वो विद्यार्थी तैयार हो सकता है। तो शिक्षक आवृत्ति की उपयोगिता कैसे की जाए, जो शिक्षक आवृत्ति में अलग अलग यूनिट वाइज, इकाई वाइज जो पेडागोजी तैयार की गई है, गतिविधियाँ तैयार की गई है, उसको उपयोग में कैसे ले शिक्षक, उसके बारे में डॉक्टर अश्विन पटेल हमको बताएंगे। उसके बाद में सत्यम जी है, वो कोई एक इकाई लेकर उसका पूरा निदर्शन अपने को बताएंगे कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो मैं डॉक्टर अश्विन सर को विनती करता हूँ कि आगे की बात डॉक्टर अश्विन सर करें। आप सभी को नमस्कार। पूरे गुजरात राज्य में हिंदी शिक्षा के जो तालीम के साथ जुड़े अध्यापकों या शिक्षकों को मेरा नमस्कार है। आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे कि हिंदी विषय क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और भाषा शिक्षा में कैसे बदलाव लाया जाए, उसको कैसे जोड़ा जाए। गुजरात राज्य की जो शिक्षा है उसमें छात्र सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करे, इसके लिए बहुत ही प्रयास किया गया है। जैसे कि NEP में बताया गया है कि त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है।
तो हम हमारी जो मातृभाषा है गुजराती है, द्वितीय भाषा हिंदी है, इन विषयों के साथ जोड़ना, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, तो सभी भाषाओं को मिलकर छात्रों को बोलचाल की भाषा में अपने भावों को, लागणियों को व्यक्त करने के लिए और सही तरीके से बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ भाषाओं का आदान प्रदान करना भी आवश्यक है। क्योंकि भाषा हमारा दिमाग में चलती है। जो भाषा जो सीखता है वो सिखाता है। भाषा सुनता है ऐसी भाषा बोलता है। जैसे सुनते हैं वैसी समझते हैं। तो अपने ज्ञान के अर्जित करने के लिए, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भाषा बहुत ही अगत्य का माध्यम बनती है। जैसे कि त्रिभाषा सूत्र है, तो इस भाषाओं का विकास भी एक भाषा के साथ दूसरी भाषा को जोड़ना भी आवश्यक है। उसी तरह की बहुभाषावाद भी हमारे पास है कि हम गुजरात के हैं तो गुजराती में जो बातचीत करेंगे, हिंदी के जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, जो लोग हिंदी में बात करेंगे उसका लहजा, उसकी बातचीत करने की ढंग, तरीक़ों में बदलाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी भाषा जो है हिंदी है। और हमारे गुजरात राज्य के जो छात्र है वो हिंदी में, शिक्षक જ્યારે अध्ययन अध्यापन करता है तो छात्रों को हिंदी भाषा के साथ जोड़ने के लिए वो भाषा मातृभाषा के भी माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि मातृभाषा के आधार पर ही कक्षा 4 में द्वितीय सत्र में हिंदी सिखाई जाती है और कक्षा 5 को पहले सत्र से ही हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो छात्र अपनी मातृभाषा को लेकर कक्ष में आता है और इसके आधार पर वो बातचीत करता है, सुनता है, समझता है और कुछ गतिविधियों के साथ जोड़ता है। इसीलिए एनईपी में गतिविधि रटने की बजाय ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान का सृजन करने के लिए उसमें बताया गया है। वैसे कि भाषा का महत्व क्या है, तो हम जो बातचीत करते हैं वो आप समझते हैं, क्योंकि आप अभी तालीम के साथ जुड़े हैं। हम यहाँ से बातचीत करते हैं, वो आप सुनते हैं, वही भाषा है। कुछ लोग इशारा करते हैं, आंखों से आंखों मिलाने से भी बातचीत हो जाती है। हम कुछ बात करते हैं कि एक व्यक्ति सामने वाला कुछ संकेत देता है, सांकेतिक भाषा भी है। तो भाषा क्या है कि अपने भाव है, अपने हृदय में और जो दिमाग में चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको सामने वाले व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे के भाव, एक दूसरे की जो रहन सहन की बातें हैं, कुछ बातचीत है, वो करने के लिए भाषा बहुत ही आत्मसात होनी चाहिए। क्योंकि भाषा वह है कि जो ज्ञान को अर्जित करने के लिए या ज्ञान का सृजन करने के लिए और दूसरी भाषा के साथ अलग अलग भाषाओं का विकास करने के लिए कुछ स्वर है, व्यंजन है, उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। लिखने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, सुनने का तरीका है, वही भाषा है। तो भाषा क्या है? यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करता है और सामने वाला सुनता है, समझता है और अपने जीवन को भाषा के माध्यम से विकसित करता है, उन्नत करता है, आत्मसात करता है। और जब बोलता है तब पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि भाषा की जो चमत्कृति है, भाषा की जो बातचीत है, वह भाषा उसके पर आधार निर्भर है। भाषा का संवर्धन करना भी जरूरी है। हमारी जो गुजराती भाषा है उसके पास हम इसके अलावा हिंदी की जो ज्ञान है तो उसका भी संवर्धन करना है। भाषा मातृभाषा के कई बोलियाँ भी है। गुजरात में अलग अलग जो अलग जिले हैं तो वहाँ पर भी उसकी बोली है। तो उस बोली के माध्यम से मातृभाषा की शिक्षा हो, मातृभाषा की शिक्षा के आधार पर हिंदी भाषा की शिक्षा हो। इसीलिए जो भाषा का संवर्धन होता है, एक दूसरे के साथ भाषा जुड़ी होती है, क्योंकि भाषा निजी अनुभवों के आधार पर व्यक्त करने की बात है, वो भाषा है। तो इसके लिए मातृभाषा का भी संयोजन करना पड़ता है। सांस्कृतिक के जुड़ाव करने के लिए भी एनईपी में बात की गई है कि हमारे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, अलग अलग जो स्टेट है, वहाँ के जो संस्कृति है। तो जब मनुष्य गुजरात का जो कोई व्यक्ति है या कोई छात्र है या कोई शिक्षक है, कोई अध्यापक है, वो राजस्थान चला जाता है तो गुजराती में વાત કરશે તો કેવી રીતે કરશે? તમે ક્યાંના છો? તો તે જવાબ આપી શકશે નહીં। કેમ આવું થયું? तो कि હું જે બોલું છું સામેવાળો સમજતો નથી। तो जो आप सुनते हैं, समझते हैं, वही भाषा है। क्योंकि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या करते हो, तो
आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो जो बातचीत है वो भाषा के संवर्धन करने, उसकी जो संस्कृति है, उसके साथ के जो रहन सहन है, उसके जो सांस्कृतिक जो जतन करने का वारसा है, वो इसके लिए भी भाषा का संवर्धन होना आवश्यक है। एक भाषा की कृति है, सर्जन है, कुछ अच्छे अध्यापक है, लेखक है, सृजन करने वाला है, कविता है, वो उसके लिए संवर्धन जरूरी है, क्योंकि उसके साथ एनईपी कह रही है कि गुजराती के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि भाषा का संवर्धन हो, भाषा का विकास हो। इसके लिए एक भाषा के साथ दूसरी भाषा की भी जोड़ना आवश्यक है। और हमारी जो भारतीय भाषाएं है, 22 भाषाएं हैं हमारी भारत की भाषाएं हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग, तेलुगु है, मराठी है, हिंदी है, खड़ी बोली है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बातचीत हम करते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो 22 भाषाओं का, तो भाषाओं का विकास हो तो हमारी संस्कृति का विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, और चरित्र का निर्माण करने के लिए भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनना हो, कहानियाँ सुनना हो, कविता हो, उर्मी है, लागनी है, जो हमारे जो भाव है वो व्यक्त करने के लिए भी भाषा की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए और इसमें तकनीकी का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि भाषा के साथ टेक्नोलॉजी का माध्यम, हम यहाँ से आपको बातचीत करते हैं, वो तकनीकी के माध्यम से आप सभी को मिल रहे हैं, क्योंकि भाषा को बढ़ावा हो और अध्ययन अध्यापन करने के लिए हमारे गुजरात राज्य के मेरी जो 5वीं सितंबर के दिन शिक्षक का गौरव हुआ, वो क्षण थी जो जिन लोगों का सम्मान हुआ है, उसको भी मैं शुभेच्छा देता हूँ, क्योंकि शिक्षक वह है जो अध्ययन अध्यापन करने के बाद छात्रों में चरित्र का निर्माण करता है, उसकी सांस्कृतिक जतन करता है और उसके भाषा का विकास करता है, वही शिक्षक है। तो वो शिक्षक जो है, तो इस जो शिक्षक है उसके साथ भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही भाषा का विकास करना है, वो एनईपी में बताया गया है। उसके आधार पर गतिविधि भी करना है, और हमारे जो सांस्कृतिक जुड़ाव है इसके लिए भी हमको कुछ प्रयास करना ज़रूरी है। इसीलिए हम साथ में मिलकर कुछ अच्छे तरीक़ों से बातचीत करेंगे। इसीलिए एनईपी के बाद हम एनसीएफ की शाला शिक्षा और भाषा शिक्षा क्या है उसके बारे में आपको बातचीत करेंगे। जैसे कि रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान के माध्यम से हम जो बातचीत करते हैं कि रटना, यानी कि गुजराती में कहे तो गोखाવું તે, એને ગોખણપટ્ટી પણ કહેવાય, પણ रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो हमारी तकनीकी है और जो रणनीतियाँ है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बताने के लिए गतिविधियों के आधार पर छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करना, उसको शिक्षण के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाना, सिखाने के जो तरीके हैं उसमें भी बदलाव लाना, छात्रों को समझना, यानी कि छात्र कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे लिखता है, और उसकी समझ में विकसित करने के लिए रटने की जगह कुछ शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरी बात की गई है छात्रों में वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि हमारे अभी बारिश चल रही है, तो बारिश के साथ जीवन क्या है, आप आसपास कौन सा बदलाव आ रहा है, कि बारिश आने से क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है, और वो अपने जीवन में प्रभावी ढंग से इसका उपयोग कैसे करे, कि बिना जल के हमारा जीवन कैसा है, जल के बिना जीवन अधूरा है। तो उसी तरीके से छात्रों को समझ लेना कि जल का संरक्षण करना, यानी कि पानी का बचाव करना, पानी को हमको पानी की जो बात है वो हमारे जीवन के साथ जोड़ना कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे कुछ उदाहरण है कि जे छात्रों में वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता विकसित करने के लिए कुछ गतिविधियाँ करना है। वो गतिविधियों के आधार पर भाषा को विकसित करना है और भाषा का विकास हो, इसके लिए छात्रों को पढ़ाने के तरीक़ों में बदलाव लाने के लिए हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सोचने के लिए मजबूर करने के लिए और कुछ थिंकिंग करने के लिए, यानी कि चिंतन के मौके देने के लिए कुछ शिक्षकों में भी बदलाव आने की आवश्यकता है।
इस तरीक़ों से बात करते हैं कि जब छात्र को समझना है, यानी कि छात्र जब उच्चारण करता है, कुछ स्वर है, व्यंजन है, उसका उच्चारण करता है, लिखता है, तो लेखन कला क्या है, हाँ, पढ़ने की कला क्या है, तो सुनने की कला क्या है, वो जो उसको सिखाना है, उस छोटी छोटी गतियों के विधियों के आधार पर हमको आगे बढ़ना है, वो एनईपी में शालेय शिक्षा में बताया गया है। भाषा को एक अलग विषय के रूप में नहीं, बल्कि इसे सभी विषयों के साथ एकीकृत करने की पर जोर दिया गया है। तो भाषा, हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलने से, हिंदी सुनने से भाषा का विकास होता है, मगर अब जब साइंस की बात आती है तो जल संरक्षण की बात हुई कि आपको मैंने कि भाई पानी का बचाव करने के लिए छात्रों को क्या क्या करना चाहिए, पेड़ को लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो पेड़ का साइंस के साथ क्या जुड़ाव है, अपने जीवन के साथ क्या जुड़ाव है। हिंदी में पेड़ है, गुजराती में એને શું કહેવાય तो झाड़ કહેવાય। तो भाषा को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं, बल्कि भाषा के साथ उसको अलग अलग विषयों में बांटने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे कि गांटा, तो गुजराती में એને सरवाળો बाद बाकी गुणाकार कहिए, गुना, तो उसको हिंदी में भी जोड़ना है कि जब दूसरे राज्य में जाएगा, जब छात्र यहाँ का, गुजरात का राज्य का जो छात्र दूसरे राज्य में जाता है, तो अपने जो विचार है व्यक्त करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जब बातचीत करता है उसको एक विषय के तौर पर बातचीत नहीं करता है, अलग अलग विषयों के जो अनुभव है उसके, वो अनुभव के आधार पर उसका विषय का जो ज्ञान है वो जुड़ता है और मनुष्य का निर्माण होता है। जो छात्र है वो मनुष्य बनने वाला है जी, उसको जीने के तरीक़ों में बदलाव आए और भाषा के विकास पर उसका उन्नत जीवन हो और उसमें बढ़ावा हो। इसीलिए भाषा को एक अलग विषय के रूप में नहीं, बल्कि सभी विषयों के साथ एकत्रित करके पर जोर देना है। वो भी एनईपी में और एनसीएफ में भी बात की गई है। भाषा शिक्षा को भारतीय ज्ञान प्रणाली से जोड़ना है, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सके। जैसे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृत भाषा है, उसके आधार पर जो श्लोक है, उसके विचार है, वो हिंदी में भी समझ को विकसित करने के लिए ज्ञान क्या है, भारतीय ज्ञान क्या है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चरित्र का निर्माण करना है, कुछ कहानियाँ हैं, उस कहानियों के आधार पर भारतीय ज्ञान प्रणाली को विकसित करना है, वो भाषा के साथ जोड़ना है। कि जब जो छोटा बच्चा है, छोटी सोच नहीं है, उसकी सोच बड़ी है, क्योंकि भाषा शिक्षा के माध्यम से उसका विकास होने वाला है और वो आगे की जब बढ़ता है, अलग अलग राज्यों में जाने का जब मौका मिलेगा, तब हमारी जो हिंदी भाषा है इसके साथ वो बातचीत करेगा, सुनेगा, समझेगा और वहाँ की जो भारतीय संस्कृति है और हमारी जो संस्कृति है उसको साथ जोड़ने के लिए भी एनसीएफ एससी में बात की गई है। और अधिक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो छात्र का, यानी कि 360 डिग्री की भी आने वाले दिनों में बातचीत होगी और एवेल्यूशन होगा, क्रियात्मक मूल्यांकन भी करना है। होलिस्टिक यानी कि जहाँ से मूल्यांकन शुरू होता है वहाँ पर मूल्यांकन को ख़त्म करना है। यानी कि हम कक्ष में जब पढ़ाते हैं तो बच्चा है हमारी कक्षा में 40, 45, 50 जो छात्र है वो अलग अलग तरीक़ों से ज्ञान का सृजन करते हैं। प्रत्येक जो छात्र है उसका सोचने का तरीका भी अलग है, सीखने का भी तरीका अलग अलग है और जब बातचीत करता है तो भी अलग अलग हैं। कुछ लेखन प्रक्रिया करता है तो भी उसके अक्षर है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, उसमें भी बदलाव हमको देखने को मिलता है। तो उस तरीक़ों को ध्यान में रखकर और रचनात्मक और सार्थक मूल्यांकन करने की बात भी एनसीएफ एससी में की गई है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो करिकुलम गोल की बात करते हैं। तो हमारा जो रमत का मैदान है, खेल का जो मैदान है, वो हमारा पाठ्यक्रम का लक्ष्यांक है। जैसे कि पाठ्यचर्या के लक्ष्य सीखने के व्यापक उद्देश्य है जिन्हें एक निश्चित शिक्षा स्तर के अंत तक हासिल करना होता है। ये लक्ष्य एक दिशा निर्देश का काम करते हैं। हमको जाना है दिल्ली, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारी भाषा को विकसित करना है। इसीलिए उसको हासिल करने के लिए जो दिशा निर्देश किए गए हैं वो हमारे करिकुलम गोल है, जो बताते हैं कि छात्र को क्या ज्ञान, कौशल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करना है। ये सिर्फ पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों की सूची नहीं होती है, बल्कि छात्रों के समग्र विकास के लिए बनाए गए ढांचे हैं।
वो करिकुलम गोल है, लक्ष्यांक है हमारे, क्योंकि ये पाठ्यचर्या में नहीं है, इसलिए शिक्षक आवृत्ति में भी या कि शिक्षक संदेशिका में भी या टेक्स्ट बुक प्लस भी नाम दिया गया है। उसके आधार पर आपको अभी ट्रेनिंग जो देने का प्रयास हो रहा है, इसीलिए हम पाठ्यक्रम के लक्ष्यांक को भी ध्यान में रखकर, आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब अध्यापन करते हैं, जब छात्रों के साथ हम पाठ नियोजन करते हैं, तो लक्ष्यांकों को ध्यान में रखकर आगे का जो हमारा जो पाठ नियोजन है वो आगे बढ़ाना है। प्रत्येक बच्चों को सोचने के लिए और गतिविधि में जुड़ने के लिए प्रयास करने के लिए जो करिकुलम दिए गए हैं, उस लक्ष्यांकों को सिद्ध करने के लिए प्रयास करने की बात की गई है। NCF-SC 2023 में निर्देशित पाठ्यक्रम लक्ष्यांक है, जैसे कि CJ गोल नंबर 1 है। तो ये हमारे जो आपके सामने जो रखे गए हैं, ये करिकुलम गोल है। ऐसे गोल के लक्ष्यांक को ध्यान में रखकर छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा देना है। छात्रों को सिखाने के जो कक्ष में जो तरीका है, वो कक्षा कक्ष में को बदलाव लाने के लिए, उसको समझ को, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए, सृजन शक्ति को विकसित करने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी एप्रेट टू लर्निंग के लिए इसमें पाठ्यक्रम के जो लक्ष्यांक दिए गए हैं, उस लक्ष्यांक के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर हम बात करें कि छात्र अमूर्त विचारों को समझने और संप्रेषित करने के लिए जटिल वाक्य संरचनाओं का उपयोग करके मौखिक भाषा का कौशल्य विकसित करते हैं। तो कैसे करेंगे मौखिक भाषा का? तो कक्षा 4 में हम दूसरे सत्र में हिंदी की शिक्षा की शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले वो हिंदी का ज्ञान तो उस विषय का ज्ञान नहीं है, मगर जो हमारी मातृभाषा की हमने आगे बात की कि आपका नाम क्या है, તમારું નામ શું છે, તમે ક્યાંથી આવો છો, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, તમે ક્યાં રહો છો, તમારો રસનો વિષય કયો છે। तो आज ये मौखिक जो बातचीत है, तो ऐसी कुछ गतिविधियाँ कक्ष में करने के लिए और पाठ नियोजन के हमको लक्ष्यांकों को ध्यान में रखकर करना है। दूसरा जो गोल है हमारा 1.1 कविता है, कहानियाँ और बातचीत की सराहना करता है और उनमें महत्वपूर्ण विचारों का पता लगाता है। जैसे कि कविता क्या है, तो हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं, जो कवि होते हैं वो लागणीशील होते हैं और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, उर्मियों को व्यक्त करने के लिए, कविता के माध्यम से कुछ अच्छे मूल्य घड़तर करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो। और प्रकृति है, उसके जो रहन सहन है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए कविता के माध्यम से पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। कुछ कविताएं जो हैं हमारे पास, इतनी शक्ति हमें न दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो वो कविताएं जो दी गई है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां है, कुछ कविता दी गई है। वो कविताओं के आधार पर हम छात्रों को महत्वपूर्ण विचारों को पता लगाना है और उसको विकसित करने की जो लक्ष्यांक है उसको। तो कहानियाँ है, तो आप NCERT की जो बुक है, बरखा की सीरीज है, उसमें भी कहानियाँ दी गई हैं। कुछ गुजराती की जो कहानियाँ हैं, और इन कहानियों के आधार पर छात्रों का और विकास हो, इसीलिए हिंदी भाषा की जो कहानियाँ हैं, प्रेमचंद की गबन गोदान है, छोटी छोटी जो छात्र है उसके लिए जो छोटी छोटी सोच नहीं है, मगर कहानियों के माध्यम से मूल्य का विकास हो और बातचीत करने की सराहना करता है, वो महत्वपूर्ण जो गोल है। इस तरह से हमारे जो गोल दिए गए हैं कि जो विभिन्न संदर्भों में धारा प्रवाह सार्थक और सुसंगत रूप में बातचीत करता है, मौखिक प्रस्तुतिकरण, कक्षा वाद विवाद, छोटे स्वागत। तो जब हम कक्ष में, आप हिंदी के अध्यापक हैं, जब मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ, पूरे गुजरात के जो हमारे जो साथ जुड़े जो शिक्षक है, जब अध्ययन अध्यापन करते हैं तो बातचीत हिंदी में करें, संवाद हिंदी में करें, छोटे छोटे जो स्वागत है वो हिंदी में करें। छोटे छोटे कार्यक्रम का संचालन भी 14 सितंबर है, हिंदी दिवस के तौर पर जब मनाया जाता है, आने वाले दिनों में आने वाला है, जब उसका आपकी कक्ष में या पाठशाला में आयोजन हो तो उसमें भी हिंदी में संचालन हो। हिंदी की, क्योंकि हम बोलेंगे तो सामने वाला सुनेगा, समझेगा, अपने भावों को व्यक्त करेगा, कम्युनिकेशन होगा। तो उन लक्ष्यांकों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे डॉक्टर पंकज भाई मिस्त्री सर ने भी बताया कि भाई कुछ मद्देनज़र रखकर जो हमारे कौशल्य है
और भाषा का जो विकास है वो करने के लिए प्रस्तुतिकरण है, वो मौखिक हो, लिखित हो, जिन स्वरूप से या वक्तव्य के स्तर पर भी, लिखित स्तर पर भी उसका विकास हो, इसके जो गोल है इसके बारे में बात की गई है। आगे सीजी गोल 2 है, छात्रों में पढ़ने की धारा प्रवाह क्षमता और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। जैसे कि कोई शब्द लिखा है अश्व, घोड़ा, तो वो पढ़ता है जब छात्र, तो उसमें उसका उच्चारण कैसे करता है, कलम शब्द है, लेखिनी है, पेन छे, जो सुनता है तो उसकी क्षमता कैसी है, आपका नाम क्या है, कोई लिखित स्वरूप है तो कैसे पढ़ेगा, आ प का ना म कैसा है, तो वो हम क्षमता विकसित नहीं हुई है। हमारा करिकुलम गोल क्या है, आपका नाम क्या है, आपने आज क्या खाना खाया, तो आपने आज क्या खाना खाया, तो वो जो धारा प्रवाह है वो क्षमता का विकास या जो पढ़ने की समझ है वो विकसित नहीं हो गई है। क्योंकि क्षमता का विकास करने के लिए, क्षमता को विकसित करने के लिए हम जब कक्ष में हम जो अक्षरों की बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, ध्वनि संबंधित जो जागरूकता की बात करते हैं, मूल पाठ की जो संरचना है, मुद्रित जो शब्द है, वाक्य है, विचार है, उसको जांच करना है और बुनियादी विराम चिन्हों को भी पहचानना है। जैसे कि अल्पविराम है, पूर्ण विराम है, हाँ, और अर्धविराम है। तो जो विराम चिन्ह है हम कि भाई प्रश्नार्थ चिन्ह भी है, तो जो छोटे छोटे चिन्ह है जहाँ पर कि लघु विराम देना है, पूर्ण विराम देना है, छात्र जब पढ़ता है तो कैसे पढ़ना है, वो विकसित करना है। इकाई को ध्यान में रखकर जो गतिविधियाँ है, एनईपी में बताया गया है कि भाई बच्चों को इकाई के माध्यम से भाषा को विकसित करना है, उसको भाषा की ओर ले जाने के लिए और भाषा का संवर्धन करने के लिए, इसके लिए छात्रों में पढ़ने की धारा प्रवाह क्षमता और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित हो, ऐसे कुछ बदलाव हमारे कक्ष में होने चाहिए। इसीलिए सोचने के लिए, अध्ययन अध्यापन करने के लिए शिक्षक को बहुत ही आवश्यक है। तो आगे भी हम देखें कि भाई NCERT में निर्देशित पाठ्यक्रम लक्ष्यांक है CG2, छात्रों में पढ़ने की धारा प्रवाह क्षमता और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। इसके बारे में हमने बातचीत की गई है, मगर उचित ठहराव और लय के साथ सटीकता धारा प्रवाह के रूप में कहानियों को, गद्यांशों को पढ़ता है। जैसे कि हमारा भरत मिलाप की पाठ की जो बात करेंगे, डॉक्टर सत्यम भाई बात करेंगे, उसमें भी कुछ उदाहरण आपको, गतिविधियाँ भी आपको सुनाएंगे, मगर सटीकता धारा प्रवाह और कहानी गद्यांशों को पढ़ता है। जैसे कि कोई हमारे पास इकाई दी गई है, उस इकाई के आधार पर हम जब बातचीत करते हैं कि भाई हमको क्या बातचीत करना है, कैसे बातचीत करना है, वो इसके लिए हमको कुछ प्रयास करना है। तो यातायात के जो साधन है हमारे, तो उस गद्यांश को जब पढ़ता है तो आपके आसपास कौन कौन से साधन है, आप क्या करते हो, आपने अब पाठशाला में आते थे तब क्या कौन कौन से साधन देखे, वो यातायात के साधन को हिंदी में उस गद्यांश से जब पढ़ता है तो रिक्शा है, जो शब्द है उसके पास, वो सुनता है, समझता है, अच्छी तरह से बोलता है कि नहीं। तो पात्रों को पाठ के मुख्य विचार की पहचान करके और अपने अनुभवों से जोड़कर कहानियाँ, कविताओं, बातचीत, पोस्टर और पाठ में दिए गए निर्देशों को अर्थ को समझता है और विभिन्न प्रकार की बच्चों की जो किताबें चुनने और पढ़ने में रुचि दिखाता है। हम इस इकाई के माध्यम से या भाषा जो हमारी जो किताब है उस माध्यम से भाषा सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि भाषा को सिखाने के लिए जो उसके अनुभव है, वो छोटे छोटे बच्चों के जो दिमाग में चलने वाली जो प्रक्रिया है, सोचने के लिए जो प्रक्रिया है, कल्पन विश्व की जो प्रक्रिया है, उसके आसपास के जो अनुभव है, उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो कक्ष में होनी चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास जहाँ जहाँ हमको जैसे कि गुजराती भाषा का जैसे विकास होता है और वहाँ पर हिंदी भाषा का भी विकास हो, इसके लिए मातृभाषा के आधार पर इसको आगे बढ़ाना है और धारा प्रवाह में और उसमें पढ़ने की क्षमता को विकसित करने का जो हमारा लक्ष्य बिंदु है, करिकुलम गोल है, उसको सार्थक बनाने के लिए जो गतिविधियाँ है वो करने के लिए और छात्रों को जोड़ने के लिए प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है।
आगे बात करें कि सीजी गोल 3 है, छात्र अपनी समझ, अनुभव, भावों और विचारों को लिखने में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करते हैं। आपने देखा होगा, सुनता है, समझता है, मगर लिख नहीं पाता है। वो बहुत ही बारिश के बारे में उसको वर्णन करना है, बारिश के बारे में, प्रकृति में क्या बदलाव आया था वो सोचता है, वो कुछ कविता बनाना चाहता है, कुछ सीखने के लिए वो सोचता है, मगर उसके पास जो अनुभव है हम जोड़ेंगे नहीं कि भाई आज बारिश आने के बाद क्या क्या हुआ, गांव में क्या क्या बदलाव आया, शहर में बदलाव क्या क्या आया, और अपने जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, इनमें क्या बदलाव आया। इसके लिए उसको समझने के लिए अपनी जो भावना है, अपने जो विचार है वो लिखित करके व्यक्त करने की क्षमता को विकास होगा तो हमारी भाषा का विकास होगा। सुनता है मगर समझता नहीं है, और समझता है मगर वो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ता है तो वो समझ उसकी विकसित नहीं होती है, क्योंकि धारा प्रवाह में वो पढ़ता नहीं है, और सुनता है तो वो भी समझता नहीं है। तो भाषा को एक एक जो हमारे जो कौशल्य है, अभिव्यक्ति है, सृजनात्मकता है, तार्किक चिंतन है, व्यवहारिक उपयोजन है, वो भी ध्यान में रखकर, श्रवण, कथन, वाचन, लिखन, वो भी ध्यान में रखकर छात्रों में जो गतिविधियाँ होती है अपनी समझ और अनुभव को व्यक्त करने के लिए एक अनुच्छेद लिखता है। क्योंकि आप पाठशाला आते थे, कैसा अनुभव हुआ लिखिए। आपके परिवार में कोई घटना अच्छी बनी है, अपने पिताजी के साथ बातचीत हो वो लिखिए। अपनी बहन के साथ आपको जो आज चर्चा हुई गुजराती में, जब बातचीत करते थे कि मेले में जाना है तो क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माता पिता के साथ बातचीत कैसे करना पड़ेगा, किसके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, मेले में जाकर क्या करना है, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, वो सोच है, उस जो अनुभव है, वो जो विचार है, वो लिखने के लिए उसको मजबूर करने के लिए हमारे जो पाठ्यक्रम के जो लक्ष्यांक है, यानी कि उचित जानकारी और उद्देश्य के साथ सरल पोस्टर, निमंत्रण और निर्देश बनाता है। तो वो जानता है कि भाई मैं पाठशाला में जाने वाला नहीं हूँ, मुझे छुट्टी के लिए मेरे गुरुजी को या मेरे शिक्षक को, मेरे अध्यापक को, मेरे सरस्वती के उपासक को मुझे जो ज्ञान देता है उसको जानकारी हो, उसको जान देने के लिए हमको क्या करना है। तो छुट्टी के लिए जो लिखना चाहता है, कुछ निमंत्रण है या पोस्टर है, वो लिख नहीं पाता है, तो कि भाषा का विकास नहीं हुआ है। वो जो हमारा लक्ष्य बिंदु है, जो हमारा जो करिकुलम गोल है, उधर तक जाने, यानी कि एक करिकुलम के गोल के साथ दूसरा करिकुलम गोल भी जुड़ा है। वो एक भाषा के साथ दूसरी भाषा का भी विकास होता है, तीसरी भाषा का विकास होता है, चौथी भाषा का विकास होता है, और मनुष्य का जो छात्र है उसमें भी ज्ञान का सृजन होता है। अपनी कल्पना है और अनुभव के आधार पर कहानियाँ, मेरा छोटा गाँव है, मेरा जो परिवार है, हम साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो बातचीत है कि आज मेरी माँ है क्या खाना बनाएगी, वो खाना बनाने के लिए क्या करेगी। तो उसके आधार पर मगर जो उसके अंदर उर्मी है, भाव है, जो कहानियाँ है, वो छोटा बच्चा है, छोटी सोच नहीं है। वो सोचने के लिए और कुछ गतिविधि को शामिल करने के लिए हमको इसके आधार पर आगे बढ़ना है, और सोचने के लिए बच्चों को कुछ गतिविधियों में जोड़ना है, और ऐसी गतिविधियों का निर्माण करना है, और लक्ष्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। इसीलिए छात्र विभिन्न संदर्भों और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एक व्यापक शब्दावली का विकास करते हैं। जैसे कि बोली है, तो हमारे जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो कुछ इलाके हैं उधर कुछ लोग बोलते हैं, वो भी गुजराती में, वहाँ पर भी बातचीत करने में दिक्कत का एहसास होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? जो छात्र आता है वो कुछ अनुभव लेकर आता है, कुछ शब्द रूपों को लेकर आता है, और उसकी जो स्पोनेटिक्स है वो भी थोड़ा अलग है। तो शब्द मूल है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, और विलोम शब्द के ज्ञान को लागू करता है। यानी कि जब हम पेड़ हैं, पेड़ को गुजराती में क्या कहेंगे, तो झाड़ कहीशुं, अंग्रेजी में शू कहीशुं, यानी तो ट्री कहीशुं। नीम का पेड़ है तो એને આપણે કહીશું ગુજરાતીમાં શું કહીશું એને કે ભાઈ એ લીમડાનું ઝાડ છે। इसी तरीके में शब्द मूल है, समरूप शब्द जो है
यानी कि खाना पीना उठना बैठना जो जो हमारे पास आसपास जो हो रहा है उसको गुजराती के मातृभाषा के अनुभव के तौर पर शब्द को मूल, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द हैं और विलोम शब्द को ज्ञान को लागू करता है। दूसरी बात है, नई सामग्री पढ़ते समय अर्थ निकालने के लिए प्रासंगिक संकेतों और भाषा संरचना को लागू करता है। जैसे कि जो हमारे सामने जो लिखित स्वरूप है, पेडागोजी जो शब्द लिखा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, तो शिक्षा शास्त्र या अध्यापन कला होगा। तो जब मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ सामग्री को, तो उसका अर्थ निकालने के लिए भाषा और उसका जो संकेत है, प्रासंगिक जो संकेत है, जो संरचना है, वो भी समझकर अध्ययन अध्यापन कक्षा में करना है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों या अन्य विषय क्षेत्र की सामग्री को सुनकर और पढ़कर शब्दों के अर्थों पर चर्चा करता है और शब्दावली विकसित करता है। तो हमारे जो मूलतः जो अनुभव है वो अनुभव मातृभाषा में है। उन मातृभाषा के तौर पर हिंदी भाषा में उसका विकास हो, इसीलिए जो शब्द सुनता है उस शब्दों को अलग अलग तरीक़ों में अर्थ समझ सके और उसका शब्दावली इसके दिमाग में विकसित हो, इसके लिए भी काफ़ी कुछ प्रयास करना है। और आगे हम देखेंगे कि मैं निर्देशित जो लक्ष्य है भाषा की विशेषताओं की सराहना करना, यानी कि यह लक्ष्य भाषा के विशिष्ट विशेषताओं जैसे कि वर्णमाला है, स्वर है, व्यंजन है, अ आ ई, लिपि है, उसका हर एक भाषा की लिपि होती है, उसकी हर एक ध्वनियाँ है, उसका उच्चारण होता है, तुकबंदी होती है, श्लेष होता है और अन्य शब्द क्रीड़ाओं की सराहना करने की क्षमता विकसित करता है। वे भाषा की ध्वनि विज्ञान है, स्पोनेटिक शास्त्र है। जैसे कि हम क उच्चारण करते हैं, क, ख, ग, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म, तो कंठव्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, उष्ट है। वो आपको मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर आपको छात्रों को जरूरी नहीं है कि ध्वनि विज्ञान की समझ देना है। मगर जब छात्र उच्चारण करता है, स्पोनेटिक्स करता है या लिपि में स्वर में व्यंजनों की जब संख्या बातचीत करता है, तब उसको हमको कक्ष में और जो हमारी जो लक्ष्य बिंदु है उसको हासिल करने के लिए वो अच्छी तरह ढंग से उसका उच्चारण करे, उसको लिखित स्वरूप दे, उसको बोले, तब बातचीत करे, तब उसको समझ विकसित हो। इसका भी हमारा लक्ष्य बिंदु है। वे भाषण और लेखन को अधिक रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भाषा है ना, वो हमारा विचार है। भाषा वह है जिसके माध्यम से अपने जो भाव है, अपने जो विचार है, वो लिखित स्वरूप पे हो। हाँ, कम्युनिकेशन के तौर पर, बातचीत के तौर पर हम बातचीत करके, तो रोचक बनाने के लिए, हास्य को पैदा करने के लिए हम धीर गंभीर होकर कक्ष में पढ़ाएंगे और मनोरंजक पैदा नहीं करेंगे। हाँ, पहेलियाँ हैं, चुटकुले हैं, बच्चों को सुनाएंगे, तो हौसले जब छात्र है वो आनंददायी शिक्षा और उल्लासमय शिक्षा है, हमको उसको सिखाने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। तो मनोरंजक बनाने के लिए की भी भाषा है। भाषा वैसी नहीं चलती है, भाषा हृदय से चलती है और हृदय के साथ जुड़ने के लिए मनोरंजन होना, सोचना, रोचक होना उसको बहुत ही आवश्यक है। तो यानी कि हमारे जो पेडागोजी है, पेडागोजी की बात क्या है, तो कि भाई शिक्षण का विज्ञान और कला है, प्रभावी ढंग से पढ़ाने का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यह सिर्फ पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, कला है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि वे सबसे अच्छे तरीक़ों से सिखा सके। प्रभावी ढंग से पढ़ाना है, उत्साह के साथ पढ़ाना है। कक्ष में वैसे हम जाएंगे कि भाई हम इकाई सिखाने, यातायात के जो सिखाना चाहते हैं, यानी कि जो साधन हमारे पास है, આવવા જવા માટેના જે સાધન છે, તો એને શીખવવા માટે જ્યારે એને પ્રભાવી ઢંગથી એના અનુભવોને જોડીને उसके साथ जोड़कर આપણે प्रभावी ढंग से पढ़ाने का जो व्यवस्थित अध्ययन है, अध्ययन कौन करता है? जो अध्यापन करने के लिए अध्ययन करता है वही अध्यापन करता है। हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम कुछ नई किताबें
अलग अलग जो राज्य की जो किताबें हैं, महाराष्ट्र की किताब है, उत्तर भारत की किताब है, हाँ, उत्तर गुजरात में या दक्षिण भारत में अलग अलग बोली है, उसके माध्यम से उसमें कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है, मातृभाषा में कैसे बोला जाता है, और इसके आधार पर हिंदी को बढ़ाने के लिए यानी कि प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यवस्थित अध्ययन करने की बात यानी कि शिक्षा शास्त्र है। और इसके आधार पर समग्र गुजरात राज्य के जो हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उसके लिए ये जो ट्रेनिंग चल रही है यानी कि शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से जो किताबों में जो ज्ञान दिया गया नहीं है और किताबों में जो गतिविधि दी गई नहीं है, उसके अलावा कुछ अलग तरीक़ों से और नेशनल एनईपी के माध्यम से जो विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ भी दी गई है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। हम पढ़ाते बहुत अच्छा है मगर छात्र सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेखन कला में विकसित नहीं होते हैं, अपने भावों और जो लिपिबद्ध करना है, शब्द के और वर्ण के बीच अंतर नहीं देखने को मिलता है और विराम चिन्हों का उपयोग भी नहीं करते हैं। तो वो क्या है, छात्र की जो गलतियां हैं छोटी छोटी, छात्र की जो सिखाने के तरीके हैं और सिखाने के अध्ययन अध्यापन के दौरान जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के आधार पर हमको पाठ नियोजन करना है और छात्रों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके हमको शिक्षा शास्त्र जो है हमारा, जो पेडागोजी शब्द दिया गया है, आर्ट एंड जो एजुकेशन है या साइंस हो उसका, वो समझने के लिए भी बहुत ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छात्रों को ध्यान में रखकर हमको अध्ययन अध्यापन करना है। विविध जो रणनीतियाँ हैं यानी कि स्ट्रेटेजी है कि भाई हमने जो पढ़ा रहे थे, हम अध्ययन अध्यापन कर रहे थे और जो छात्र बोलते थे वो गलत बोल रहे थे, बोलने दो, बोलने के मौके देना चाहिए छात्रों को, क्योंकि गलत बोलेंगे बोल सुधारने का काम करना है। गलत बोलेंगे, हम अध्यापक है, जब हम कक्ष में जाते हैं, हम आज भी मेरी भी बात करूँ मैं आपको, अब मैं बोल रहा हूँ काफ़ी कुछ हिंदी या गुजराती में भी मिलजुल हो जाएगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, मेरे पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। वो जो प्रभाव है वो प्रभावी ढंग से मेरे पर गुजराती का जो है ज्ञान जो ज़्यादा होगा और हिंदी का कम होगा तो उसमें दिखने को मिलेगा। क्योंकि जो रणनीतियाँ स्ट्रेटेजी है, लक्ष्य को अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करना है। जो हमारी जो पेडागोजी के आधार पर कुछ हमको रणनीतियाँ दी गई है, वो इसके आधार पर इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे आगे। जैसे कि खेल आधारित है, खोज आधारित है, प्ले बेस्ड एजुकेशन है, टॉय बेस्ड एजुकेशन है, या अनुभवजन्य की ज्ञान की बात की गई है, स्टोरी टेलिंग की बात की गई है, प्रयोग के तौर पर शिक्षा की बात की गई है। तो अलग अलग जो रणनीतियाँ दी गई है, यानी कि तकनीकी के माध्यम से, तकनीकी का भी महत्व दिया गया इसमें। हमको मालूम नहीं है मगर कोई अच्छी कहानी सुनाता है, तकनीकी के माध्यम से कक्ष में अपने आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप हमारे क्लासों में एक स्मार्ट क्लास भी है, स्मार्ट क्लास है मगर स्मार्ट सोच बढ़ाने वाला नहीं है। उसका इस्तेमाल करके छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करना है, छात्रों को अनुभव देना है, छात्र के ज्ञान का सृजन करवाना है, और जो हमारी जो विधियाँ हैं वो अलग अलग तरीक़ों में आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं। कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जब पढ़ाता है ऐसा सोचता नहीं है कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ हमारे छात्र उसमें विकसित न हो। वो ऐसा ही सोचता है हर हमेश, चाहे जितना भी ज्ञान हो उसे, मगर वो जब पढ़ाता है ना तब ऐसा ही सोचता है कि मेरे हर एक छात्र, दुनिया में अब 5वीं सितंबर का दिन मनाया जा रहा था, तब हमको वहाँ को सुनने को मिला कि शिक्षक है ना वो उसका जो छात्र है वो प्रगति हो ना, वैसा ही सोचता है। दूसरे क्षेत्रों में कॉम्पिटेंस जैसे कि स्पर्धा होती है तो सोचता है कि मेरे व्यवसाय में वो आगे मत बढ़े। मगर गुरुजी है, शिक्षक है, अध्यापक है, सारस्वत है, वह क्या करता है, अपने छात्रों को ऐसे मौके देता है, बोलने के मौके देता है, सुनने के मौके देता है, कहानियाँ सुनाता है, कविताएं
का गान करवाता है। और जो हमारी जो पेडागोजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, कक्षा कक्ष में बदलाव लाने के लिए जो हमारी जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत ही अगत्य का माध्यम है। आप नहीं करेंगे, पूरे गुजरात में विकसित करने के लिए, छात्रों को ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए, छात्रों को आत्मसात करवाने के लिए, अपनी बोलचाल की भाषा में बदलाव लाने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, लिखित स्वरूप हो या मौखिक स्वरूप हो, इसके लिए जो लक्ष्य बिंदु है, करिकुलम गोल है, वो सिद्ध करने के लिए हमको गौरव मिले, हमको आत्मसात हो कि मैं जो पढ़ाता हूँ कक्षा में हिंदी में ही बातचीत करूँगा, कुछ ऐसी गतिविधि करवाऊँगा कि बच्चों को मनोरंजन प्राप्त हो। आनंददायी शिक्षा देने के लिए आनंद पैदा करना चाहिए, मगर आनंद के साथ उसका ज्ञान का सृजन करवाना, ज्ञान के साथ जोड़ना, ज्ञान के साथ उसके दिमाग में जो चलती जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादातर उसमें विकसित होना करने के लिए विविध रणनीतियों के आधार पर आगे बढ़ना है। शिक्षक मार्गदर्शक शिक्षक है कि शिक्षक सुविधा प्रदान करता है, न केवल जानकारी देता है। ज्ञान रटने से नहीं, आत्मसात करने से ज्ञान का सृजन होता है। केवल जानकारी नहीं देना है और इसके आधार पर मूल्यांकन करना है। वो भी बात की गई है कि निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया करेंगे। 360 डिग्री की बात की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, तो हमारे जो करिकुलम गोल है, वो करिकुलम गोल को, कॉम्पिटेंसी को और हमारे जो लर्निंग आउटकम्स है उसके ध्यान में को रखकर हमको अध्ययन अध्यापन करना है। कक्षा कक्ष में जो बदलाव लाने की जो महत्वपूर्ण जो कड़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है कि स्ट्रेटेजी में बदलाव, कक्षा कक्ष में बदलाव लाने की स्ट्रेटेजी यानी कि तकनीकी के माध्यम से। आप बोलेंगे कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो हमारे जो अभी गूगल गुरु है, गूगल जेमिनी है, उसको तकनीकी के माध्यम से आप चाहे ना तो जितना ज्ञान आपके मोबाइल में है इस ज्ञान को हम जानकारी देने से नहीं, मगर उसकी सुविधा है, उस सुविधा की ज़रूरी नहीं है, उस सुविधा के माध्यम से मार्गदर्शक के तौर पर कक्षा कक्ष में बदलाव लाने का जो भाव है आपके हृदय में है वो छात्रों में पैदा हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और मूल्यांकन करने के लिए सीखने की जो प्रक्रिया है, सुधारने की जो निरंतर आकलन करने की जो प्रक्रिया है, वो भी पेडागोजी में बताई गई है। आगे बात करेंगे एक ही कहानी की बात करके। मैं आगे एक उदाहरण तौर पर शिक्षा पेडागोजी का जो हमारे बात कर रही है, कहानी आधारित शिक्षा है, अनुभवजन्य ज्ञान है कि मेरे अभी बारिश हो रही है, मौसम बदल गया है, अपने प्रकृति में भी बदलाव आया है और जल ही जीवन है। इसके लिए अनुभव जो है छात्रों के पास, मेले का अनुभव है। हमारे यहाँ अभी मेले चल रहे हैं, अभी भादरवी पूनम के लिए अंबाजी जाने वाले जो पैदल यात्री चलते हैं वो कैसे जाते हैं, आसपास क्या क्या करते हैं, पर्यावरण में कैसा बदलाव होगा, वो भी उसमें अनुभव जोड़ने के लिए, उसके निबंध लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए, अपने निमंत्रण देने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए वो ज़रूरी है। तो कहानी की आदत जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी सोच को मजबूत करने के लिए कहानी बहुत ही आवश्यक है। कहानी सुनाने के लिए तो ये आगे हम कभी जब बातचीत करेंगे, आप सुनेंगे कहानी और सुनाएंगे बच्चों को, तो आपको ही मज़ा जो मौका जो है पढ़ाने का वो मिलेगा। और ये मौके आपके पास है क्योंकि आप कक्षा कक्ष से बेताज बादशाह है। कक्षा कक्ष में बदलाव लाने के लिए आप सभी के माध्यम से बदलाव हो, पूरी हिंदी शिक्षा में बदलाव लाने के लिए आप जो अध्ययन अध्यापन करते हैं, कक्षा कक्ष में जो छात्र आते हैं, उसकी सोच को बदलाव लाने के लिए कुछ पेडागोजी जो दी गई थी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी बात करने के लिए डॉक्टर सत्यम भाई को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि सत्यम भाई आप बात करिए। और भरत मिलाप कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, राम के भाई क्यों वनवास गए उसके साथ, भरत भाई क्यों नहीं गए थे, मिलाप हुआ तब क्या हुआ, वैसे प्रश्नों के आधार पर, कुछ गतिविधि के आधार पर हमारे सत्यम भाई बातचीत करेंगे। शुक्रिया, आप सबको मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद। सत्यम भाई आगे बात करेंगे। नमस्ते। अश्विन भाई पटेल ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ 2023 के बारे में बताया। काफ़ी सारे उन्होंने पेडागोजी के बारे में भी बताया उन्होंने। तो चले हम ये देखते हैं कि किसी एक
इकाई को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उसमें सारी एलओ भी समाविष्ट हो, उसमें एनईपी 2020 की भी बात आ जाए और एनसीएफ 2023 को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। तो कैसे हम किसी एक इकाई को किन किन गतिविधियों के साथ पढ़ाएंगे, तो ये सब हमारा गोल सही रहेगा। तो चलो हम देखते हैं पहले। हम कक्षा 5 की एक इकाई है भरत मिलाप। तो भरत मिलाप इकाई को कैसे पढ़ाया जाए, किन गतिविधियों के साथ पढ़ाया जाए ताकि हमारे जो करिकुलम गोल है वो सिद्ध हो सके, एनईपी 2020 उनका भी जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो सके। तो चलिए देखते हैं आगे हम। भरत मिलाप एक एकांकी है, तो बच्चों को इसकी जो विधा है उसके बारे में एक सामान्य समझ देनी है, बहुत गूढ़ समझ नहीं देनी है, क्योंकि ये कक्षा 5 के छात्र है। तो उनको कक्षा 5 के संदर्भ में उनको सामान्य समझ ही हम देंगे कि नाटक और एकांकी में फ़र्क क्या होता है। नाटक में काफ़ी सारे अंक होते हैं, जबकि एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। एक से ज़्यादा घटनाओं को नाटक में कथा के रूप में निरूपित किया जाता है, जबकि एकांकी में किसी एक घटना को उनका मार्मिक वर्णन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नाटक एकांकी के अनुसंधान में लंबा होता है, एकांकी नाटक के अनुसंधान में बहुत छोटी होती है। हम जब भरत मिलाप इकाई को पढ़ाएंगे तो किन संसाधनों का उपयोग करेंगे वो हम समझते हैं। तो संसाधन में ई संसाधन जो होते हैं, अभी तो सॉफ्ट संसाधन हो गए, हार्ड संसाधन भी हो गए, RTLM भी हो गए, उसके साथ साथ जो अभी ई संसाधन है उनका कैसे यूज़ करेंगे। तो एक है GCERT की वेबसाइट, उस पर जाकर आप दीक्षा पोर्टल है, ज्ञान कुंज है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद NCERT की वेबसाइट पे जाके ई पाठशाला, दीक्षा, बरखा सीरीज, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसकी DTH चैनल भी है, NCERT की है, जो है स्वयं प्रभा, किशोर मंच, यूट्यूब चैनल, उनकी खुद की एक यूट्यूब चैनल है। इन सभी ई संसाधनों का आप उपयोग करके ये भरत मिलाप पाठ पढ़ा सकेंगे। पहले गतिविधि 1, जो कोई भी इकाई होती है उसकी पहली गतिविधि उसका विषय प्रवेश कराती है। तो हम एकांकी भरत मिलाप एकांकी का विषय प्रवेश पहली गतिविधि से कराते हैं, वो है कहानी कथन। यानी कि कहानी कथन एक पेडागोजी है, कहानी कहना। बच्चों को कोई भी ऐसी एक कहानी कहो जिससे वो उस एकांकी के प्रति आकर्षित हो सके। तो एक हमने यहाँ पर नमूने के तौर पर यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं। कृष्ण सुदामा की कहानी, श्रवण की तीर्थ यात्रा, एक है सुदर्शन जी की लिखी तीर्थ यात्रा जो NCERT के सिलेबस में है। तो जो कृष्ण सुदामा की कहानी है उसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात आ जाएगी, उसके साथ साथ उसमें मित्रता भाव का मूल्य भी हमें दिखने को मिलेगा। श्रवण की तीर्थ यात्रा जो कहानी है उसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली की तो बात होगी ही, लेकिन उसमें भातृभक्ति, पितृभक्ति वो भी शामिल होगी। तीर्थ यात्रा में भी हम त्याग और परोपकार की भी बात करेंगे। अन्य विषय संबंधी कहानी गुजराती, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि विषयानुबंध के साथ भी हम कोई भी और कहानी सुना सकते हैं। दूसरी गतिविधि ये है कि हम भरत मिलाप का वीडियो निदर्शन करवाएंगे। GCERT, NCERT या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उसे ICT के माध्यम से दिखा सकते हैं। तीसरी गतिविधि ऐसी होगी कि चित्र के द्वारा हम उस इकाई में आए कठिन शब्दों को हम आसानी से सिखाएंगे। जैसे कि खड़ाऊ है तो उसे पादुका या चप्पल कहते हैं, कुटिया है, झोपड़ी है, जो अभी का उसका अनुसंधान घर है। तो कुटिया कैसी होती है वो हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, तो ICT का उपयोग भी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट गतिविधि है कि हम उसका नाट्यकरण करवाएंगे। उसी का ही करवाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी कहानी हो, कोई भी नाटक का आप एकांकी का आप नाट्यकरण करवा सकते हैं। तो इसमें विषयानुबंध भी होगा, उसमें बच्चे बोलेंगे तो कम्युनिकेशन भी होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ सहकार देंगे तो इसमें कोलैबोरेशन भी होगा, यानी कि 21वीं सदी के स्किल भी इसमें आ जाएंगे। पांचवी गतिविधि है कि उसमें समाविष्ट कोई व्याकरण का जो मुद्दा है उसे भी आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है संज्ञा, तो यहाँ पर चित्र दिखाकर या किसी भी वाक्य पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम व्याकरण पे जाएंगे, यानी कि आगमन पद्धति से हम बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं। नेक्स्ट गतिविधि है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना।
तो मानो कि बच्चों को कोई एक अधूरी कहानी आपने दे दी, उससे आपको बताना है कि इस कहानी को आप अपने तरीके से पूर्ण करो, यानी कि बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा कि वो आप आगे अपने इच्छा से, अपने विचारों से नई कहानी गढ़ सकेगा। तो अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना एक बच्चे की सृजनात्मकता को बहाल लाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकल्प कार्य क्या है। प्रकल्प कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। पूरा के पूरा इकाई ख़त्म होने के बाद हम उन्हें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। तो हमें इस कहानी का, इस एकांकी के बाद हमें क्या करना है, बच्चों को हम कहेंगे कि बच्चों अपने घर जाके अपने माता पिता से, अपना दादा दादी से रामायण के कुछ प्रसंग सुनकर लाना और कल आके उसे कक्ष में आप प्रस्तुत करना। तो हमने देखा इन सारी गतिविधियों को, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, तो हमने पहले तो नाट्यकरण पेडागोजी देखी, कहानी कथन पेडागोजी, आईसीटी पेडागोजी देखी। उसके बाद 21वीं सदी के कौशल भी इस गतिविधियों में शामिल थे। कौन कौन से? तो सृजनात्मकता थी, संप्रेषण था, प्रत्यायन था, यानी कि कोलैबोरेशन, सब कुछ आ गया, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये सभी 21वीं सदी के कौशल भी इसके अंदर आ गए। उसके बाद हमने भारतीय ज्ञान प्रणाली की भी बात की, तो हम कहानी ही ऐसी सुनाएंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली भी इसमें सीमित हो जाएगी। उसके साथ साथ वो कहानी ऐसी सुनाएंगे जिसमें मूल्य हो, भातृभाव हो, भक्तिभाव हो, तो मूल्य के आधार पर भी हम उसे कहानी सुना सकते हैं। तो हमारे मूल्य शिक्षण भी इसमें आ जाएगा। उसके साथ हमने कहा कि कहानी आप ऐसी सुनाए कि सामाजिक विज्ञान की भी हो सकती है, विज्ञान की भी हो सकती है, गुजराती की भी हो सकती है, यानी कि सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, विषयानुबंध भी यहाँ पर हमको दिखने को मिलेगा। तो ऐसे हम इन गतिविधियों के साथ हम इकाई को पढ़ाएंगे तो हमारे जो करिकुलम गोल्स है, हमारी जो NEP 2020 के जो हेतु है वो यहाँ पर सिद्ध होंगे। तो ऐसे ही आप कोई भी इकाई को इस गतिविधियों के साथ पढ़ाएंगे तो हमारे उद्देश्य परिपूर्ण होंगे। जी, थैंक यू। आभार सत्यमभाई। सत्यमभाઈએ આપણને અશ્વિનભાઈએ જે શિક્ષક આવૃત્તિનો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એના વિશેની જે વાત કરી, એના સંદર્ભમાં કોઈ એકમને આપણે વર્ગખંડમાં કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરવાનો છે, ખાસ કરીને ભરત મિલાપ એકમ છે એને જુદી જુદી પેડાગોજીના માધ્યમથી કઈ રીતે બાળકો સમક્ષ મૂકવું તેની સરસ મજાની વાત કરી। ડૉક્ટર પંકજભાઈએ પણ આપણને શિક્ષક આવૃત્તિ વિશે સરસ મજાના ઉદાહરણો સાથેની વિગતો રજૂ કરી। આ ત્રણેય મિત્રોએ આપણને વર્ગખંડમાં હિન્દી વિષયને કઈ રીતે પ્રવેશ આપવાનો છે એના વિશેની મજબૂત વાતો કરી છે, ઉદાહરણો રજૂ કર્યા છે। સાથે સાથે કઈ પેડાગોજીનો ઉપયોગ કરવો જેથી કરીને હિન્દી વિષયનું શિક્ષણ કાર્ય છે એ વધુ બળવત્તર બને તે માટે આપણને સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું છે। ત્રણેય મિત્રોનો હું આ તકે આભાર વ્યક્ત કરું છું અને જુદા જુદા લર્નિંગ સેન્ટર પર અત્યારે જે પણ તજજ્ઞ મિત્રો છે, શિક્ષક મિત્રો છે, એમને વિનંતી કરું છું કે પાઠ્યપુસ્તક અને શિક્ષક આવૃત્તિ બંનેમાં QR કોડ મૂકવામાં આવ્યા છે અને એ QR કોડના માધ્યમથી જુદી જુદી ગતિવિધિ, પ્રવૃત્તિઓ તમને શિક્ષકને, બાળકોને કરાવવા માટેના અવસરો પ્રદાન કરવામાં આવ્યા છે। વિનંતી એ છે કે આ QR કોડનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય, સાથે દીક્ષા પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ઉપયોગ થાય, કારણ કે શિક્ષક આવૃત્તિ આપણે બે જગ્યાએ મૂકી છે, દીક્ષા પ્લેટફોર્મ પર પણ મૂકી છે અને GCRTની વેબસાઇટ પર પણ મૂકી છે। તો વિનંતી છે કે દીક્ષામાં આપણું નેશનલ લેવલે પરફોર્મન્સ ઓછું જોવા મળી રહ્યું છે। વિનંતી એ છે કે જે પણ QR કોડ છે દીક્ષા પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી આપણે ઓપન કરીએ, એમાં લોગિન કરાવીએ શિક્ષકોને અને એના માધ્યમથી જો કરીશું તો આપણું કામ પણ વધારે સારું રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આપણે કરી શકીશું। ફરીથી તજજ્ઞ મિત્રોને વિનંતી છે કે જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરાવવાની સૌથી મહત્ત્વની વાત આ તાલીમમાં છે એના ઉપર ફોકસ કરે। આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને આજની એક દિવસની તાલીમ છે પણ ઘણું બધું હિન્દી વિષયમાં આપણે કહેવાનું થાય છે। તો શિક્ષકો અને તજજ્ઞોને સરસ રીતે આ કામ છે પોતે કરે અને પોતાના વર્ગખંડ સુધી, બાળકો સુધી પહોંચાડે તે માટેની અભ્યર્થના છે। આજની આ ટેલિકોન્ફરન્સને પૂર્ણ કરીએ છીએ। આભાર।